क्या पसंद करेंगे? लेक्चर नंबर 24। चैप्टर 1 का किसी को पता है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? पेज नंबर 3 पे आ जाएं। जिन्होंने कल जोको शोक से चैप्टर 1 का लेक्चर जो है वो अटेंड नहीं किया, वो हाथ खड़ा करें। कब अटेंड करेंगे? आज। और आज वाला जो है वो कब पढ़ेंगे? कल। और कल वाला? कल तो नहीं आएगा कभी भी। चलें, बहरहाल अब आपने जो भी किया है अपने साथ या अपने बच्चों के फ्यूचर से खेला है आपने, तो इसको आप कंपनसेट कर लें जल्द से जल्द। या तो काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड हुए थे कल। किस किस सब्जेक्ट के? हर सब्जेक्ट के हुए थे। किस किस के? R1 का भी हुआ था, ऑडिट का भी हुआ था, और ऑडिट टैक्स वाले ऑडिट कहाँ पढ़े हैं? ऐसे अपने आप को बंदे मानो टैक्स वाले पढ़े हैं ऑडिट? अच्छा, चलें, जिन हजरात ने ये चैप्टर 1 कल अटेंड नहीं किया, तो ये जो आज हम पढ़े हैं इसका पिछले पढ़े हुए से ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए बस इसको इंडिपेंडेंटली लेके पढ़ें। ये चैप्टर 1 हम क्लोज करते हैं, फिर चैप्टर 10 क्लोज करते हैं, और फिर चैप्टर 7 की तरफ आज मूव करना है। अच्छा जी, हमारे जो टैक्सेस हैं वो दो किस्म के टैक्सेस हैं पाकिस्तान में। एक टैक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेट आने पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स ये टैक्स है कि एक बंदा है, आप सीए करवा लें इनको पहले, मैं बाद में करवा लूँगा। डायरेक्ट टैक्स ये टैक्स है कि एक बंदा है, वो कमा रहा है दुकान पर बिजनेस इनकम, तो गवर्नमेंट साल के एंड पे डायरेक्टली आके कहेगी कि टेबल 1 लगाओ और बिजनेस इनकम पे टैक्स दे दो। एक बंदे ने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, वो कमा रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो बस हुकूमत साल के एंड पे आएगी, कहेगी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हो, आप इस पे टैक्स दे दो। डायरेक्ट टैक्स यानी वो खुद अपना टैक्स दे रहा होगा, डायरेक्ट टैक्स। अगर वो घर किराए पे चढ़ाएगा, प्लीज ये शाबाश मत दें, हाइब्रिड में भी क्लास चल रही है। अगर वो घर किराए पे चढ़ाएगा तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे खुद टैक्स दे देगा। अगर वो बिजनेस करेगा तो कारोबार पे खुद टैक्स दे देगा। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आर लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ individuals or organizations and are paid directly to the government by taxpayer. The tax burden cannot be shifted to another person. इस लाइन की समझ आपको इनडायरेक्ट टैक्स में आएगी। ओके, अब ये वाला जरा स्किप करें नीचे। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि एक बंदा, हाइब्रिड में चौथी नंबर पे सीट पे भाई, फटाफट तो नहीं हो रहा उधर, तो प्यार मोहब्बत से किताब निकालो अपनी बेटा, किताब निकालें। निकाल लो भी नहीं कहना चाहिए आजकल के ज़माने में, किताब निकालें भाई। इस तरह के अल्फाज यूज़ किया कीजिए ज़िंदगी में। आइए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, खाइए, ऐसे प्यार मोहब्बत से, चाशनी से भरे हुए अल्फाज। ओके, जाइए। अच्छा, तो अब मोहतरम सवाल ये है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? दुकानदार से जब सेल्स टैक्स मांगा जाता है, जो भी हमने पढ़ा नहीं, तो सेल्स टैक्स दुकानदार डायरेक्टली नहीं देता, वो देता दुकानदार है, लेता हमसे है। देता हुकूमत को है, लेकर हमसे। जैसे आप दुकान पर जाएं तो सेल्स टैक्स का रेट आजकल 18% है। अब 200 रुपए की चीज होगी, सेल्स टैक्स डाल के आपको 236 की मिलेगी। 36 का मतलब पता है ना, 36। आपको 236 की चीज मिलेगी। तो इट मींस कि दुकानदार ने अपना बर्डन आप पर शिफ्ट कर दिया। वो आपसे असल में टैक्स ले रहे, दे तो गवर्नमेंट को रहा है, लेकिन लेकर कस्टमर से।
लेकिन कभी बिल पर आपको दुकानदार इनकम टैक्स डाल के नहीं देगा, वो खुद देता है, लेकिन सेल्स टैक्स आप पर डाल के देते हैं। आगे वो सेल्स टैक्स का पूरा मैकेनिज्म है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। धड़ाधड़ बॉयज हाइब्रिड में बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं किधर से निकल रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, और किस किस गांव से, किस इलाके से, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। भाई फैसल मस्जिद के पास घर हैं आपके? सुबह 3 बजे तहज्जुद पढ़ के निकले हैं उधर से। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द सेल और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर जी बिल्कुल आए लेट, कोई मसला ही नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में रिलैक्स रहा करें, अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन ना लिया करें कभी, जब मर्जी आया करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन सेल और कंजम्पशन ऑफ। अच्छा, कभी मैं आपको लेट आने पे कुछ कह दूं और आप पिछले 10 सालों में जिंदगी में पहली दफा लेट आए हो तो बुरा ना मनाया करें, क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता हर आने वाले से कि क्यों लेट आए हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। The indirect taxes transferred from seller to end consumer। मैं जो दुकान पे जाता हूं, मैं एंड कंज्यूमर क्यों हूं? मैंने चीज को कंज्यूम करके फारिग कर देना है, तो मैं एंड कंज्यूमर हूं या मैंने चीज को आगे बेचना है? एंड कंज्यूमर हूं। जूस है पी जाऊंगा, बोतल है पी जाऊंगा, नान है खा जाऊंगा, साबुन है लगा लूंगा, शैम्पू है लगा लूंगा। एंड कंज्यूमर। द पेस्ट है मल लूंगा, और कुछ। द इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू एंड कंज्यूमर। हु पेज द टैक्स एज अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस। दुकानदार 236 की चीज बेच रहे हैं, मैं 236 की चीज खरीद रहा हूं। तो ये जी हो गए डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हो गया डायरेक्ट टैक्स में पहला है इनकम टैक्स और दूसरा है कैपिटल वैल्यू टैक्स। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। टैक्सेबल इनकम इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 2 टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। हाँ, कैपिटल वैल्यू टैक्स डेफिनेशन की हद तक हमारे सिलेबस में है, वो इतनी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। जब कभी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें या कोई राइट्स ट्रांसफर करें, जैसे बोतल बनाने का राइट है आपके पास, या चीज़ें एक्सपोर्ट करने का राइट है, या चीज़ें इंपोर्ट करने का राइट है, तो ये लाइसेंसेस वगैरह होते हैं इन चीज़ों के। ये अगर एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहें आप, तो इन पे एक टैक्स लगता है। उस टैक्स का क्या नाम है? लेकिन ये वो टैक्स नहीं है जिसको हमने इनकम टैक्स नाम रखा है। ये इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्स है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज़ पर एक तो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है हमारे सिलेबस में, तो पता चला पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ के बेचने पे कोई और टैक्स भी लगता है, डेट इज़ कॉल्ड एज। वो क्या है, किन रेट्स पे लगता है, लीव इट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें जानना। तो ये लगता किस पे है, बस ये हमारे सिलेबस में है 2 चीज़ों पे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर और राइट्स पर। तो ये लाइन बस इतनी ही याद करनी है आपने। इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये बात हमने चैप्टर नंबर 21 में फर्स्ट डे पढ़नी है, तो या आप लिख लें इधर, तो इसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। उधर इधर कोशिश करते हैं पढ़ने की, अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं भी तो कोई मसला नहीं। सेल्स टैक्स क्या होता है, एग्जांपल दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। सेल्स टैक्स क्या होता है? इंपोर्टर पे करता है टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट को, जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हो ना, वो पे करता है टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट। भाई पुरानी किताब है आपके पास? ठीक है, वो उठें, इनको जाने दें जरा, बाहर निकलें। मैंने आखिरी मौका दे रहा हूँ अब, वरना चंदा इकट्ठा किया जाएगा क्लास में। इंपोर्टर पेज द टैक्स टू कस्टम डिपार्टमेंट। इंपोर्टर कस्टम डिपार्टमेंट को टैक्स पे करता है। कस्टम डिपार्टमेंट ना हुकूमत का डिपार्टमेंट होता है, जिस वक्त आप चीज़ें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, और फिर ये रिकवर करता है किससे?
यानी इस टैक्स का बर्डन एकदम किस पे डाल देते हैं? जैसे वो बॉल नहीं आ रही होती है, एकदम उस बॉल के ऊपर कोई मसला, वो कीचड़ लगा हुआ, एकदम दूसरे की तरफ फेंकते, दूसरा पड़ गया तीसरे की तरफ फेंकते हैं। तो ये इस तरह की चीज है। तो कस्टम वाले इंपोर्टर से टैक्स लेते हैं, इंपोर्टर फौरन किस पे फेंक देता है? क्योंकि इंपोर्टर ने आगे चीज मैन्युफैक्चरर को बेचनी है ना। और आगे क्या होगा बोले? द मैन्युफैक्चरर रिकवर्स इट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। कौन लोग होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी वैन्स खरीद के चीजें क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फेंकते हैं। हु पासेस इट टू? ये सारे लोग पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, होलसेलर कौन होते हैं। द होलसेलर देन रिकवर्स टैक्स फ्रॉम रिटेलर, आम जो दुकानदार होते हैं, एंड दुकानदार रिकवर्स टैक्स फ्रॉम। तो ये एक पूरी चेन है जो बड़ी आसान सी बात है। नंबर 1, कौन किस पे टैक्स डालता है? कस्टम वाले इंपोर्टर पर। इंपोर्टर बर्डन किस पे फेंक देता है? मैन्युफैक्चरर किस पर? होल डिस्ट्रीब्यूटर पर। डिस्ट्रीब्यूटर किस पर? होलसेलर किस पर? रिटेलर पर। रिटेलर किस पर? हमारे पर। फेंक दिया मैंने, आपके कैच कर लें। तो इन द एंड किसके ऊपर जो है वो बर्डन आता है सारा? तो ये न्यूमेरिकली हम इंशाल्लाह सारी बात समझेंगे चैप्टर 21 में, पहले या दूसरे दिन ही। तो इसलिए बस बात है सादा सी, इसको पढ़ लीजिएगा। सेल्स टैक्स, इसको भी कोशिश कर लेता हूं पढ़ने की। जैसे देखें, ये इनकम टैक्स मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? ये तो आसान सी चीज है, इनकम टैक्स से पढ़ा हुआ है हमने, तो ये को पढ़ के हमें को मजा नहीं आया। इसी तरह सेल्स टैक्स से अब हो सकता है ये मुझे पढ़ के समझ आ जाए, हो सकता है पढ़ के समझ ना आए, लेकिन ये कहां डिटेल से पढ़ लेंगे? चैप्टर नंबर 21 में डिटेल से पढ़ना है, यही तो सारा पढ़ना है, और क्या करना है। तो बहरहाल पढ़ लेते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं अब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ये चीज भी पढ़ा दें, हालांकि चैप्टर 21 में इसी पे बात होनी है पूरा दिन। तो सेल्स टैक्स इज लगाया एट वेरियस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल सेल्स मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई से क्या मुराद है? ऑल सेल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन कोर्स ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? ट्रेडिंग एक टैक्सेबल एक्टिविटी है, चीजें खरीद के बेचना। मैन्युफैक्चरिंग एक टैक्सेबल एक्टिविटी है, हाँ, चीजें खरीद के बेचना। कैरिड ऑन बाय हिम। एंड ऑल टैक्सेबल गुड्स इंपोर्टेड इनटू, इंपोर्ट्स पे भी टैक्स होगा, सेल्स टैक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेल्स टैक्स में। एंड ऑल टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी, इनपुट एट द टाइम ऑफ परचेज इज डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। भाई ये तो बिल्कुल ही बात समझ नहीं आएगी, इनपुट क्या बलाए और आउटपुट क्या बलाए। बहरहाल किसको किस में से माइनस किया जाएगा ये बता दें, बस रट्टा मार लें। इनपुट इज डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। और फॉर डिटेल्स वेट फॉर द चैप्टर 21, चार्ज ऑन द सेल्स। सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 18%, ये तो याद कर लें। सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ, in Pakistan the government has the flexibility to levy sales tax at different rates which may be higher or lower than 18%। तो मेरे ख्याल से ये वाली लाइन सिर्फ शायद अभी समझ ना आई हो, बाकी तो समझाने की कोशिश भी की आपने। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस अनलकीली 3 है। इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 है, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में है जिस पे 15-20 दिन लगेंगे। इनकम टैक्स भी हमारे सिलेबस में है जिस पे जो है वो 80-90 दिन लगेंगे। इनकम टैक्स भी हमारे सिलेबस में है, सेल्स टैक्स भी है, लेकिन कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल में भी नहीं है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इधर थोड़ी सी ये डेफिनेशन की हद तक या कुछ 2-4 चीज़ें इसने डाली हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चले आए, कस्टम ड्यूटी। मोबाइल छोड़ दें। ये दूसरी रो में हाइब्रिड में क्या खिचड़ी पक रही है, काफी देर से पक रही है, इधर अटेंटिव रहें। कस्टम, मेरे से सवाल पूछें जो पूछना है। कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, मतलब बताएं। कस्टम्स एक्ट कोई ऐसा एक्ट है जो कब कब टैक्स लगाता है? चीजें मंगवाने पे भी और चीजें बाहर के मुल्क में बेचने पे भी। ऑन सर्टन गुड्स या ऑल गुड्स? हो सकता है कुछ चीजों पे लगता हो, कुछ पे ना लगता हो। नेक्स्ट, अ मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स, मतलब हुकूमत को जो अच्छा खासा पैसा आता है पाकिस्तान में, वो किससे आता है? कस्टम ड्यूटी से आता है। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मुल्क के चल रहे हों उसकी बुनियाद पे रेट डिसाइड होता है। मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ियां एक लग्जरी आइटम है, आप लोकल गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली आप देखें
तो इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के एतबार से बाहर के मुल्क से महंगी गाड़ियां मंगवाना हुकूमत डिस्करेज करेगी, क्योंकि हुकूमत कहेगी जब लोकल गाड़ियां अवेलेबल है तो आप बाहर के मुल्क से गाड़ियां क्यों मंगवा रहे हो। जब आप बाहर के मुल्क से गाड़ी मंगवाएंगे तो बाहर के मुल्क से गाड़ी मंगवाने के ऊपर आपको फिर हुकूमत कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाएगी। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हो सकता है मुल्क में अगर कभी कहत पड़ जाए और बाहर से आटा मंगवाना पड़े और चीज़ें मंगवानी पड़ी, फिर हो सकता है गवर्नमेंट ज़्यादा रेट ना लगाए। तो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मुल्क के चल रहे हों उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है इसका रेट क्या है। तो मीन इसका रेट भी बदलता रहता है। बहरहाल कस्टम ड्यूटी का क्या रेट है, ये 50% तक भी है। बाहर के मुल्क से आप करोड़ रुपए वाली गाड़ी मंगवाएं, हुकूमत ही 50 लाख मांग लेती है। फिर आप कहते हैं मुझे गाड़ी 1.5 करोड़ में पड़ी, 1.5 करोड़ में मुझे गाड़ी पड़ी। तो दैट इज कस्टम ड्यूटी है। रेट तो इसके नहीं दिए हुए यहाँ पे। अंडर दिस एक्ट हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम। शायद आटा चीनी मंगवाएं तो इतना रेट ना हो उस पर, लेकिन हाई रेट लगता है किनके ऊपर, लग्जरी आइटम्स एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स, जो गैर जरूरी चीजें। डेकोरेशन पीस है, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं जी, हमारे घर में डेकोरेशन पीस इधर ये फ्रांस से मैंने मंगवाया, ये मैंने स्पेन से मंगवाया, और आप किधर से? मैं इधर से पाकिस्तान का हूँ, लोकल हूँ। फुल स्टॉप। पुराने ज़माने में लोग फल भी लाते थे ना तो उसकी एहतियात रखते थे कि नज़र ना लग जाए, वो ऐसे शॉपर में लाते थे, नज़र नहीं आते थे, थैला होता था। आगे पढ़ें। द इम्पोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? टैरिफ टैक्स होता है। इंपोर्ट टैक्स ऑन प्लांट इज लोअर। प्लांट पे क्यों टैक्स लोअर है भाई? प्लांट बाहर के मुल्क से मंगवा ले, इस पे तो हुकूमत खुश होगी, लेकिन उस प्लांट से जो चीजें बनी हैं बाहर के मुल्क, वो बनी बनाई चीजें मंगवाएं, इस पे हुकूमत खुश नहीं होगी। अगर आप बाहर के मुल्क से, फील कीजिएगा, अगर आप बाहर के मुल्क से, इसको तो नहीं देख रहे थे ना आप, मेरी बात सुन रहे थे, अगर आप बाहर के मुल्क से गाड़ी मंगवा लें फिर तो हुकूमत टैक्स लगाएगी, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क से गाड़ी बनाने वाला प्लांट मंगवा लें तो फिर हुकूमत शायद आपसे टैक्स कम ले, क्योंकि फिर तो आप इधर गाड़ियां बनाने का सोच रहे हैं। डिंकियां, हमने गाड़ियां बनानी है। अपनी बात करो, मैं आपकी मुझे सही करो। ताओ दो इनको। ताओ, ताओ की क्या अंग्रेजी होती है भाई? मुझको मुस्टैशेस को ताओ देना। मूव राइट एंड लेफ्ट, रोटेटिंग अप एंड डाउन। The import tax on industrial plant and machinery is lower than that of, अगर बनी बनाई चीजें मंगवाएं तो उस पे रेट जो है वो कम, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट। फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अंडर फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स इज चार्ज ऑन, नंबर 1, सबसे पहले किस पे टैक्स लगता है? चीजें जो बन रही हों पाकिस्तान में उन पे टैक्स लगता है, या जो चीजें बन ना रही हों बल्कि बाहर से आ रही हों उन पे टैक्स लगता है। और किस पे टैक्स लगता है? सर्विसेज पे। अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, लॉयर सर्विसेज हैं और सर्विसेज हैं, किसी पे भी हुकूमत टैक्स लगा सकती है। तो आप बता दें कितनी चीजों पे टैक्स लगता है? 3 चीजों पे। नंबर 1, जो चीजें पाकिस्तान में बन रही हों या पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हों, या जो सर्विसेज पाकिस्तान में दी जा रही हों, इन पे कौन सा टैक्स लागेगा? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस और मे बी वजन। किस बुनियाद पे टैक्स लगेगा? हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो ज्यादा टैक्स लग जाए, हो सकता है उसका वजन ज्यादा हो तो ज्यादा टैक्स लग जाए। तो वैल्यू या वजन की बुनियाद पे टैक्स डिसाइड होगा। अब इसमें इन्होंने कोडिंग कर दी हुई है। मिसाल के तौर पे 100 नंबर कोड असाइन कर दिया हुआ है बर्तनों को, तो 100.1 होगा प्लेट को असाइन, 100.2 होगा कूलर को असाइन, इसी तरह 100.3 होगा किसी और चीज़ को असाइन। फिर इसी तरह जो है वो इन्होंने कपड़ों को कोड असाइन कर दिए होंगे, 200 कोड कपड़ों के लिए है, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको 100.1 की जगह 101, 102, 103। इसी तरह 201 कोड कपड़ों के लिए है, 202 जो है वो आपके जो है ये आपके ट्राउज़र के लिए है, ये शर्ट के लिए है, एंड इसी तरह सो ऑन, ये कोडिंग असाइन होगी।
इसी तरह और कोई चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, तो उसके लिए 301 कोड होगा। इसी तरह कोई और क्रीम है, उसके लिए 302 होगा, कोई और चीज़ है उसके लिए 303 होगा। तो डिफरेंट चीज़ों को कैटेगरीज बना के उन्हें क्या असाइन कर दिए गए हैं, कोड्स असाइन कर दिए गए हैं। तो हो सकता है ये जो है वो खाने पीने की चीज़ें हों, हो सकता है ये जो है वो पहनने की चीज़ें हों, कपड़े वगैरह, और हो सकता है ये इस्तेमाल की चीज़ें हों, बर्तन वगैरह, उनको डिफरेंट कोड असाइन कर दिए गए। द बेस, अच्छा सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफाई हो गई है ना चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन, ये कर दी जा चुकी है, क्लासिफिकेशन हो चुकी हुई है। इस लॉ में कभी जिंदगी में मौका मिला, ये सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन हो चुकी हुई है। क्लासिफिकेशन इज डन, मैंने भी जैसे ऊपर की है, एज पर हार्मोनाइज्ड, बड़ी हार्मोनाइज तरीके से, बड़े प्लान्ड तरीके से कमोडिटी की डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं कि हमारी कौन सी कमोडिटी है, कमोडिटी की डिस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं उसमें, एंड कोडिंग, और फिर उनको कोड असाइन किए गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम बड़ा अजीब सा है, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन कोडिंग सिस्टम, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन कोडिंग सिस्टम। तो कमोडिटी और कोडिंग सिस्टम, तो ये एक मुश्किल सा लफ्ज़ है जो कुछ लोगों को याद करने में पता नहीं क्यों मसला होता है। बहरहाल मसला हो तो क्लास के बाद ना आइएगा, खुद ही ड्रेस कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स मतलब यही होता है कि क्लास के बाद आइएगा ना, मतलब ये कि अटेंटिवली सुन लें इधर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। सारी एक्सपोर्ट्स किस पे चली गई हुई हैं? ठीक है, एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना होगा हुकूमत ने। ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन पे कितनी लगती है? एडिशनली एनी ड्यूटी पेड ऑन दीज गुड्स इज, और अगर कभी कोई गलती से दे भी दे कोई ड्यूटी, एनी ड्यूटी पेड, अगर किसी ने पे भी कर दी तो क्या हो जाएगा? वापस मिल जाएगी, क्योंकि टैक्स कितना है? 0%। अब अगर आप दे दें गलती से कहीं टैक्स, या हुकूमत के कोई बंदे जबरदस्ती आपसे ले जाएं, तो कहते हैं कोई मसला नहीं, जब एक्सपोर्ट को मैंने कर ही 0 दिया है तो फिर कोई ड्यूटी अगर आप पे भी कर दें तो वो क्या मिल जाएगी? उस समझ आ रही है बात? पहले कह रहे कि मैंने इस पे 0 रेट लगा दिया है एक्सपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट्स पर सिर्फ क्या लगाया है? होते बाकी चीजों पे ना लगाओ। तो अगर कोई बंदा बेचारा दे भी देता है टैक्स गलती में, तो क्या मिलेगा? वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ड्यूटी ऑन टोबैको, सिगरेट्स एंड सिगरेट सब्सटीट्यूट्स। ओके, सो डेट पर 2 डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल टैक्सेस। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। हिस्ट्री पढ़ लें या अभी पढ़ लें जो चल रहा है आजकल? जो आजकल चल रहा है वो पढ़ लें, तो बस इसको अंडरलाइन कर लें, खत्म हो गया। आजकल तो ये चल रहा है लॉ। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। पीसीबी की जिम्मेदारी है कि लोगों से टैक्स ले, बल्ला पकड़ के। तो फेडरल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ, इट्स रियली नाइस, ये तो आज हमें पता चला, बड़ी बात बताई इसने। फील किया आपने कौन टैक्स लेता है? हुकूमत नहीं, हुकूमत। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 1860। दादा होंगे हमारे उस वक्त 1860 में, परदादा, परदादी, लक्कड़ दादा, लक्कड़ दादा। तो ये सारी गेम हमारे लक्कड़ दादा की है जो यहां तक पहुंची हुई है। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 19 हाइब्रिड में प्लीज लास्ट रो में बातें हो रही हैं, सीट्स चेंज करनी पड़ेंगी आज, सैंपल जरा करके देखते हैं क्या होता है। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले इनकम टैक्स, यानी वो अलग चले गए ना, हिंदुस्तान वाले उधर चले गए थे, हम इधर आ गए थे। बिफोर पार्टीशन इनकम, बड़ी गलती हो गई थी, बिफोर पार्टीशन इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन
1860। द बरतानिया की हुकूमत सबसे पहले उसने इनकम टैक्स 1860 में लगाया, क्योंकि कोई जंग जुंग हुई थी आपस में, ऐसे थोड़ी सी दो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी कर ली, बंदूकें लेके आ गए, तो फिर इससे बहुत बड़ा मसला हो गया था, डेफिसिट आ गया था, तो पैसे कम पड़ गए थे। तो 1857 के अंदर कोई इंडिपेंडेंस की जो जंग हुई थी, तो 3 साल बाद हुकूमत ने सोचा टैक्स लगाएं, लेकिन 1865 में इस टैक्स को डिलीट कर दिया गया था। दिस टैक्स वाज रिपील्ड इन 1865, डिलीट कर दिया गया, फारक कर दिया गया। देर आफ्टर फिर इनकम टैक्स एक्ट आया अगले साल 1886 में, वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वॉज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडर्स। ये सिर्फ दुकानदारों पे लगा था, बाकी लोगों पे नहीं लगा था। ट्रेडर्स भी वो होते हैं जो चीजें खरीद के बेचते हैं, जो बना के बेचते हैं उन पे नहीं लगा था। वो भी कुछ सूबों वालों ने लगाया था, सारे सूबों वालों ने वो भी नहीं लगाया। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे, और वही स्कीम आज तक भी तकरीबन चल रही है। इसने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बनाई थी और वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, और आज तक ये एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत ही आपस के अंदर दुनिया वाले लड़ते लड़ते रहे, तो जंगें जंगें हुई, फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे, शुरलियाँ छोड़ते रहे, तो गवर्नमेंट रिक्वायर मोर फंड्स, तो लड़ाइयाँ होके फिर जब तबाही हुई तो हुकूमत ने कहा हमें और पैसे चाहिए। सो इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव रेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो टेबल 1 टाइप चीज जिंदगी में पहली दफा आई कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स बढ़ाते जाओ। गवर्नमेंट थॉट दैट फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड। फ्लैट रेट्स तो पता है ना आपको, जैसे डिविडेंड है उस पर 15% है, तो दैट इज फ्लैट रेट, ठीक है। तो फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स शुड डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ, जितना ज्यादा कमाएं तो ज्यादा रेट लगा दें, कम कमाएं तो कम रेट लगा दें। फॉर कलेक्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज, कुछ और पैसे इकट्ठे करने के लिए 1917 में ही एक और शुरली छोड़ी गवर्नमेंट ने, एक सुपर टैक्स लगा दिया। द मोस्ट कंप्रिहेंसिव लॉ 1922 में आया। फिर 5 साल बाद दोबारा हुकूमत को कोई कुछ हुआ, तो हुकूमत ने 1922 में नया लॉ बनाया एंड सुपर टैक्स वर कंसोलिडेटेड, जिसमें इनकम टैक्स और सुपर टैक्स खत्म करके एक ही कानून बना दिया गया। इट्स मोटे मोटे फीचर्स वर रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर। रेट हर साल बदला करेंगे, और आज तक भी ऐसा ही है, टेबल 1 2 बदलता रहता है, इसलिए किताब भी पब्लिश होने में टाइम लग जाता है, आई कैप की भी, हमारी भी। पूरे किताब के अंदर जहां जहां टैक्स रेट्स लगे होते हैं वो बदलने पड़ते हैं, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट। इट इन सर्टन केसेस टैक्स काटना वॉज मेड मैंडेटरी। कुछ केसेस में टैक्स का काटना जरूरी करार दे दिया गया। देखिए काटे बगैर तो गुजारा नहीं है ना, तो टैक्स काटना जरूरी है। तो कुछ केसेस में जैसे डिविडेंड पे टैक्स काटा जाता है, तो लाख रुपए आप डिविडेंड कमाते हैं तो कंपनी लाख तो नहीं देती, कंपनी तो 85,000 देती है, 15,000 तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देती है। तो बहुत से केसेस में काटना इंट्रोड्यूस करवाया गया। यस, विद होल्डिंग, व्हाट इज स्माइलिंग एट, यू शुड लाफ एट रादर। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट वाज अलाउड। असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन की रीओपनिंग अलाउड हो गई। रीओपनिंग का क्या मतलब है, लिख रहे देखें साथ वाला, या ऐसे ही जो है वो बस कर रहा है, लिख रहे साथ वाला। रीओपनिंग ऑफ टैक्स, देखें कुछ लोगों ने अभी मुतवज्जे हो गए हैं, अल्लाह पूछे सीधे हो जो। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड का क्या मतलब है? ऑडिट, ऑडिट का लफ्ज सुना हुआ है, या चेकिंग? ऑडिट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड। एफबीआर वाले टैक्स कैलकुलेशन आपकी चेक कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आया। इससे पहले आप जो कहते थे वो सही मान लेते थे, फिर थोड़ा सा चेकिंग का कॉन्सेप्ट आया कि टैक्स वाले आके पंगे पुंगे भी ले सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर हमने सोचा कि तुम लोग इधर आओ, खाला जी और फूफो मामू वगैरह आप लोग इधर आ जाएं। फिर वो लोग उधर रह गए हिंदुस्तान में और हम इधर आ गए सारे। अच्छा, ब्राइलर तो नहीं ज्यादा खाते, मुर्गी शुर्गी ये तो खुद नहीं बेचारी चल सकती। आफ्टर आफ्टर देखिए खा के क्या हाल किया है साथ वाले ने अपना। देसी मुर्गी वाला था नहीं साथ वाला, देखा देसी मुर्गी खाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एडॉप्टेड दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्ट एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करना नहीं होता जैसे, तो उस तरह एडॉप्ट कर लिया। टिल 1979, फिर 1979 के ज़माने तक, हमारे वालिद साहब के ज़माने तक
अब्बू तो हमारे होंगे ना उस वक्त भी, मेरे तो ख्याल से होंगे नहीं। कितने साल के हो गए अब्बू? 45 के हो गए। रिवर्स वर्किंग करो, देखो पैदाइश कब हुई थी। होंगे मेरे ख्याल से अब्बू, नहीं होंगे। इन 1979 लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन इनकम टैक्स 1922 के लॉ में बड़ी तब्दीलियां आई। रिजल्टेंटली द एक्ट बिकेम अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ, और सारी खिचड़ी पक गई और लॉ बड़ा अजीब सा हो गया। कीपिंग इन व्यू द मसाइल, फिर हुकूमत पाकिस्तान के लोग सर जोड़ के बैठे। द गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड, इंट्रोड्यूस यानी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया न्यू लॉ, जिस लॉ का नाम रखा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। दिस लॉ वाज अमेंडेड, फिर बाद में इसको बदला गया क्योंकि इसमें भी मसले आ गए। इंसानों के बनाए हुए कानून है, इसलिए खुद ही बदलते रहते हैं, खुद हिस्ट्री बता रहे हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी। अच्छा, तो दिस लॉ वाज अमेंडेड थ्रू डिफरेंट फाइनेंस एक्ट्स एंड आफ्टर 23 साल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, और 23 साल बाद ये लॉ भी फारग हो गया। अ न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस मुशर्रफ के जमाने में एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 2001 के अंदर जो है फिर नया कानून आया, जो अभी आपके हाथों में किताब मौजूद है। द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस वाज, जो सबसे बड़ी चेंज आई इस लॉ के अंदर, द इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। एक बहुत बड़ी स्कीम आ गई जिसका नाम था, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। भाई प्लीज मोबाइल इस्तेमाल ना यहां रख के किया करें। जब आप बहुत ज्यादा हेड्स डाउन कर लेते हैं तो आप और कुछ भी कर रहे हो तो मैं यही समझता हूं आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 99.99% यही चांस होता है। अच्छा, द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस्ड वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट ये होती है कि आपने अगर टैक्स जमा करा दिया है तो गवर्नमेंट ये अज्यूम करेगी कि आपने अपने आप को सही सेल्फ असेस किया है। ये स्कीम यूनिवर्सली चल रही है आजकल, सेल्फ असेस, यानी मेरी इनकम मुझे ज्यादा बेहतर पता होगी या हुकूमत को? मेरी हरकतें मुझे ज्यादा पता होंगी या अम्मी अब्बू को? मुझे ज्यादा पता होंगी ना, अम्मी अब्बू को तो नहीं पता होंगी मेरी हरकतें, है कि नहीं? ऐसा गिरेबान में झांके जरा, ऐसे करें गिरेबान झांके, तो आपकी हरकतें आपको ज्यादा पता होंगी ना। तो इसलिए दुनिया में ये बात मानी जाती है कि हर कोई अपने आप, आपकी औलाद के सामने अगर आपका मालनामा, वो कह रहे हैं नहीं, अच्छा तो वो कह रहे हैं अब्बू आप, तो भाई अल्लाह के सामने भी तो पेश होना है, खुद ही सीधे हो जाओ मरने से पहले। वापस आए, सीए करें। इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट ये होती है कि आप जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपने ही ज्यादा सेल्फ असेस अच्छे तरीके से किया है, ना कि हुकूमत खुद आके आपकी सेल्फ असेस करे। लेकिन ऑब्वियसली जो केसेस थोड़े रिस्की होते हैं या जिनमें डाउट होता है तो वहाँ हम पढ़ेंगे, ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी है, हुकूमत आके ऑडिट करके ये चेंज भी कर सकती है। ये नहीं कि आप जो कहते रहें हुकूमत सच मानती रहेगी, कुछ ना कुछ चेकिंग कर भी सकती है। लेकिन असूली तौर पे अब होता ये है पाकिस्तान में कि 80-90% लोगों को हुकूमत चेक नहीं कर सकती। कितने लोगों को चेक कर लेगी कि वो टैक्स सही जमा करा रहे हैं या नहीं? पॉसिबल ही नहीं सब लोगों को चेक करना, ठीक है। 2 कमिश्नर होते हैं इलाके में और 1000 दुकानदार होते हैं, अब कितने दुकानदारों को वो बेचारा चेक करेगा? तो इसलिए मोटा मोटा रूल ये है कि जो लोग आज पाकिस्तान में कह रहे हैं हुकूमत उसे क्या मान रही है, सच, अनलेस के वो केस ऑडिट के लिए सेलेक्ट हो जाए और बाद में उसका क्या करना पड़ जाए, ऑडिट। तो जनरल रूल यही है कि जो लोग पाकिस्तान में कहेंगे हुकूमत उसे क्या मान लेगी, सच, और वो जाहिर बात है सच्चे होते हैं लोग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ, बोले, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। तो इसका मतलब लिखिए, जो टैक्स पेयर कहेगा हुकूमत मानेगी वही सच है। ऑडिट हो सकता है, प्लीज ये ना कहिएगा कि ऑडिट नहीं हो सकता, लेकिन जो टैक्स पेयर कहेगा, जैसे आप कोई बात मुझे करते हैं तो मैं यकीन करता हूं कि आप सही कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केसेस में मैं चेक भी कर लेता हूं कि सही कह रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी यही करती है, जो आप कहेंगे वही हुकूमत सच मानेगी।
दिस लॉ हैज ऑल्सो बीन अमेंडेड। 2001 से इसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट तो हुकूमत देती है ना, एक्ट कानून होता है, बिल असेंबली में पास होता है, असेंबली में इसमें चेंज आती है। दिस लॉ, वो असेंबली नहीं जो स्कूल में होती थी, लपे आती हैं। दिस कर ले, रिवाइज कर ले, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, शुरू हो जाए। कर ले, ऊंची ऊंची शुरू हो जाए। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी शादी। रीस्टार्ट कर दें। जब खुद ही हंसी छूट रही थी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, ये कहते हुए 6 घंटे जिन्होंने कल मोबाइल पे लगाए हैं, उनको खुद ही हंसी छूट रही थी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो। लुट मचा दी, नींदें पूरी की। हाथ भी खड़ा करें, शर्म भी नहीं आ रही के। दिस लॉ हैज ऑल्सो बीन अमेंडेड थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड चेंजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, अब क्लास के बाद आके बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि ये याद करना है, तो अब ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, ये डाला हुआ है कि अपने किताब में, बस अब अगर याद ना करना होता तो मैं पढ़ाता भी ना, पढ़ा दिए तो याद करें। हाँ, पास पेपर में अगर अभी नहीं आया तो फिर ये होगा कि आप कहेंगे जो सवाल पिछले 10 साल से नहीं आया था वो मेरी टाइम में आ गया। 2-3 साल से मैं यही कह रहा हूँ लोगों को। अच्छा, तो आने को तो आ सकता है ना, ये बात तो नहीं कि आ नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं याद करवाऊंगा, मुझे खुद ही याद करना है। पूछें। इसमें कोई थोड़ी सी गुंजाइश है कि अपने लफ्ज़ों में लिख दो, लेकिन अब अपने लफ्ज़ों में लिखने का मतलब ये नहीं है कि इन 1860 देयर वाज अ टाइम व्हेन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग द ब्रिटिश एम्पायर केम एंड हैंगिंग ऑन द ट्रीज द ब्रिटिश एम्पायर। सारी बातें इतनी तो आपने भी नहीं करनी थी, इस थोड़ी ज़्यादा ही करनी थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, भाई ऐसा जवाब उस बच्चे को दिया जाता है जो थोड़ा सा बर्दाश्त करे, हर एक को नहीं दिया जाता, तो ये ना फील कीजिएगा कि आपके साथ भी यही होगा, हालांकि होना वही है। क्वेश्चन 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3, लेकिन ऑब्वियसली जो मुस्कुरा नहीं रहे होते, थोड़े संजीदा होते हैं, उसको फिर ऐसे रिप्लाई नहीं किया जाता। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो 3 ही हमने पढ़े हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें उनको। मेरे ख्याल से जितना ब्रीफ दिया हुआ था अब उससे ज्यादा ब्रीफ करेंगे तो वो ब्रीफ कैसी हो जाएगा, तो पहले ही ब्रीफ दिया हुआ है। ये टिक कल लगे थे, कल कोई देखे थे आप लोगों ने टिक लगते हुए? लाइव देखे थे या ऑफलाइन देखे थे? ना लाइव ना ऑफलाइन। अच्छा, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, ये आप लोगों ने होमवर्क में करके आना है, इसको फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा एफर्ट करके आइएगा इस पे। और ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस। अबे कभी डायरेक्ट भी हो जा तू हमारे साथ, हमेशा इनडायरेक्ट कह रहा। इसको भी जरा करके आइएगा क्वेश्चन 9 को होमवर्क में। तो पिछले 20 साल से आई के अपने डायरेक्ट टैक्सेस नहीं पूछे, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी ना पूछे। ये मैंने बताना है, आपने बताना है। चलो, H2O पिए सारे, जल्दी करें। विद NaCl, विद KMnO4, CC12CO से 20-21 साल हो गया, मुझे तो नहीं याद। कैपिटल गेन का चैप्टर निकालें। हाँ भाई, टीए को बुलाएं। पेज 236, पेज 236।
इसका क्या मतलब? क्या चीज़? इसमें तो बोला ना कि रेजिडेंट पे लगेगा, आप इसी नीचे लिखिए पाकिस्तानी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अंडर 60,000। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, पीछे से मिला के पढ़ो, अजीब बात कर रहे हो। कल टेक्स्ट के ग्रुप्स में ना एक फाइल शेयर हुई है कैपिटल गेन की, तो इस टाइप की होगी, तो उसकी ना कॉपीज करवा के ला दो। देखो इस टाइप की होगी, मैं दिखा रहा हूँ, ठहरो, ये इस टाइप की होगी। एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन, ये इनको उठा दें, सीए कर लें, तो थोड़ा सा अगर कर लें, हमारे साथ ही कर लें सीए। वो बंदा जो मर जाए आर्मी की नौकरी करते हुए या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए, जान दे दे, आर्मी की नौकरी करते हुए या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए, वो बंदा जिसको जख्म लग जाए आर्मी की नौकरी करते हुए या फेडरल या दौराने जंग जख्म लगे, घर जाते हुए नहीं। वॉर वाउंडेड क्या होता है? मैदाने जंग के अंदर जाके घुसे, घुमसान पे लड़ाई हो रही हो और जख्मों के साथ वापस आ जाए, इसे क्या कहेंगे? वॉर वाउंडेड पर्सन। अच्छा, एक्स सर्विसमैन ना मरा ना जख्म आया, सही सलामत घर में है लेकिन नौकरी छोड़ दी हुई है, रिटायर हो गया हुआ है, एक्स सर्विसमैन। ये नहीं कि मैन, वुमेन भी हो सकती है। तो एक्स सर्विसमैन पहले नौकरी कर रहा था लेकिन अब घर में बैठा हुआ है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं एक्स एम्प्लॉई, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था। मरा हो तो इधर कवर हो जाएगा, जख्मी हो तो इधर कवर हो जाएगा, रिटायर हो तो इधर कवर हो जाएगा। ना मरा, क्या चीज? ना मरा, ना जख्मी हुआ, ना नौकरी छोड़ी है, बल्कि अभी कर रहे, हाजिर सर्विस है, सर्विंग पर्सोनल। तो चार किस्म के लोग कवर हो गए। जो चला गया, जिसने चले जाने, अच्छा सॉरी, जो चला गया, जिसको जख्म आ गए, या जिसने नौकरी रिटायर हो गया, या जो नौकरी कर रहा है। इन सबको एक बेनिफिट अवेलेबल है कि अगर इन्होंने हुकूमत से प्लॉट एक्वायर किया या हुकूमत ने इनको प्लॉट अलॉट किया है, तो जब ये अपना प्लॉट बेचेंगे पहली दफा, तो ये वाले टैक्सेस माफ हैं, ये वाले सारे टैक्सेस माफ हैं। तो ये वाले टैक्सेस माफ हैं इनके लिए, बिल्कुल टोटली माफ है। फर्स्ट सेल यानी पहली दफा जब सेल होगा, आगे इन्होंने जिसको बेचा उसने आगे बेचा, उसको माफ नहीं होंगे। सिर्फ ये खुद जब बेचें, डेथ होगी उसके वर्सा बेच देंगे, वॉर वाउंडेड खुद बेच देगा, एक्स सर्विसमैन खुद बेच देगा, सर्विंग पर्सोनल भी। चार किस्म के लोग हैं ना, डेथ वाले, वॉर वाउंडेड, एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सोनल, चार लोग हैं। ये चार लोग अगर ये बेच दें तो ये बेचना क्या हो जाएगा? लेकिन फर्स्ट सेल का मतलब बताएं, सिर्फ फर्स्ट सेल माफ होगी जब ये पहली दफा बेचें। अगर और कोई बेचे बाद में इनसे लेके और वो ये कहे कि मैंने तो वॉर वाउंडेड से खरीदा था, नहीं तूने खरीदा था ना, तू तो वॉर वाउंडेड नहीं है, दिखा जख्म, नहीं बस मैंने मरे हुए से खरीदा था, बता तू तो नहीं मरा हुआ। ओके भाई, वो जादुई छड़ी मंगवाओ, देखो बैग में तो नहीं है। चलें वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं। कैपिटल गेन इज, यहां से मैंने पकड़ी भी है, वहां पे जा रही है, फील करें। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं फील हो रही। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ immovable property acquired or allotted by or allotment authority, allotment authorities जैसे LDA वगैरह या और पाकिस्तान में, and property acquired
और जो प्रॉपर्टी आपको मिली है इज इन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय फलां फलां फलां, और ये जो प्रॉपर्टी मिली है तो आपने इस बंदे के तौर पर सर्विस दी थी, तो आपको ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कैपिटल गेन इज फुली एग्जाम्प्ट। फुली एग्जाम्प्ट का क्या मतलब है, बिल्कुल माफ हो जाएगा। आपको पिछले टेबल, अब लिखें पिछले सफे वाले रेट्स की बजाय 0% टैक्स देंगे, मतलब यही है ना, बस यहां ऊपर लिख लें, यहां से लिखना, पिछले सफे वाले रेट्स की बजाय 0% टैक्स देंगे, पिछले सफे वाले रेट्स की बजाय 0% टैक्स देंगे। जीरो % टैक्स देंगे। कल तो खुला टाइम था, फिर बादशाही मस्जिद गए थे जुम्मा पढ़ने, इधर अपने इलाके में पढ़ लिया था, अपने इलाके में पढ़ लिया था। आप तक कैसे खबर पहुंची जादुई छड़ी की? ये टीए रूम के अंदर कोई लगाए हुए आप लोगों ने स्पीकर उधर? जज़ाकल्लाह। दिल से दिल को राह होती है, हार्ट से हार्ट को रास्ता होता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, आकर बच्चे भी बड़े तेज हो गए, अम्मी अब्बू कहते हैं तुमने पढ़ा नहीं, बच्चे कहते हैं देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। पॉइंट नंबर 2, अब पछताए क्या हो बस जब चिड़ियां चुग गई खेत। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय, सारा टैक्स माफ होगा या आधा? आधा का क्या मतलब है? 10% कितना हो जाएगा? 7.5 कितना हो जाएगा? जो भी होगा। 12.5 कितना हो जाएगा? जो भी होगा। तो टैक्स क्या हो जाएगा? आदम माफ सारम माफ, आदम माफ सारम माफ, आदम माफ सारम माफ, आदम माफ सारम माफ, आदम माफ, और इधर सारम माफ, माफ माफ माफ, आधा माफ। कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय, यही कराए रखो इनको, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 50% ऑन द फर्स्ट सेल। ये बार बार क्यों लफ्ज आ रहे हैं? ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो बंदा पहली दफा बेचेगा बस उसको माफ होगा, आगे जिन लोगों ने इससे खरीदा है वो अगर आगे बेचें तो उनको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। एक्वायर्ड और अलॉटेड टू एक्स सर्विसमैन, ये थोड़ी सी ना एक लॉ में कंफ्यूजन है। यहां से लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन को सारा टैक्स माफ है, और यहां लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन को आधा टैक्स माफ है। अब इसको पढ़ते हैं। बहरहाल, एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वही पी का लफ्ज काट के, ये नहीं कि कुछ और बन गया, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ही होंगी, ये तो नहीं होगा लंदन आर्म्ड फोर्सेस, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और एक्स एम्प्लॉयज। एक्स एम्प्लॉयज वही होता है, एक्स सर्विसमैन एक्स एम्प्लॉयज एक ही चीज है, और सर्विंग पर्सनल। अब इसने ये वाला लफ्ज उठा लिया, ये और ये वाला लफ्ज पहले इसके साथ डाला, और अब ये वाला और शायद ये वाला लफ्ज इसके साथ डाल रहा है, और एक्स एम्प्लॉयज और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड हु आर ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो इधर भी लिखा हुआ था, हु आर ओरिजिनल अलॉटी लिखा हुआ नहीं, एक्वायर्ड और अलॉटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ओरिजिनल अलॉटी कौन होता है? यानी ओरिजिनली इसी के नाम अलॉट किया गया है। ओरिजिनल अलॉटी का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लें तो इसी बंदे का नाम मिलेगा जिसको अलॉट हुआ है। हु इज द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई हुई है लॉ में। असल में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले यहां नहीं था, तो ये इस साल डाला है। तो अब लोगों की ये राय है कि जब ये पॉइंट यहां पे चला गया है तो फुली एग्जेम्प्ट हो गया है, तो लोगों को ये वाला पॉइंट पूरा डिलीट कर देना चाहिए था लॉ मेकर को। लेकिन अब आईकैप की किताब में जाके देखें, वहां भी आपको एज इट इज ये मिलेगा। तो बहरहाल अगर आईकैप को ईमेल कर देंगे, कोई जवाब आया आपसे भी मैं शेयर कर लूंगा। बज़ाहिर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है। इन दोनों के बारे में तो कोई मसला नहीं, ज़ाहिर बात है लॉ मेकर लॉ चेंज करता है, कोई ना कोई मसला रह जाता है, इंसान है ना, तो गलती हो जाती है।
तो इन दोनों के बारे में तो लोग कहते हैं ये अगर प्रॉपर्टीज बेचेंगे तो इनको तो, लेकिन मसला इन लोगों का है, ये वाला पॉइंट कह रहे हैं इनको फुली माफ है, और ये वाला पॉइंट इन्हीं के बारे में दोबारा कह रहा है कि 50% माफ है। तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और आगे एक और चीज उसने लिखी हुई है कि अब अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट डिलीट हो जाना चाहिए, ये ज्यादा लॉजिकल बात है, तो खाली यही पॉइंट अब लॉ में होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहरहाल एक पुरानी बात समझ लें। पुरानी बात ये थी कि इन लोगों को यहां फॉल कराया जाता था और इन दोनों को यहीं छोड़ा जाता था। जब इन दोनों को यहां फॉल कराया जाता था तो इनको कितना टैक्स माफ होता था, क्योंकि एक तरह की ये डेथ है और बाउंडेड पर्सन, इनको बड़ा बेनिफिट दे दिया जाता था, इन दोनों को छोटा बेनिफिट दे दिया जाता था कि तुम्हें आज माफ कर देते हैं। लेकिन इनको भी थोड़ा रिलैक्स किया जाता था पहले। हाँ, अगर तुम 3 साल के बाद बेचो तो आम लोग तो 3 साल के बाद भी टैक्स देते रहते हैं। देखें, 3 साल के बाद भी टैक्स देते रहते हैं। अगर तुम 3 साल बाद बेचो तो फिर तुम्हें 75% टैक्स माफ हो जाएगा, और अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच दो 50%। समझने की बात समझिएगा जरा, अगर तुम 3 साल के अंदर बेच दो तो तुम्हें 50% टैक्स माफ होगा, इस रेंज के अंदर बेचो तो आधा माफ हो जाएगा, और अगर तुम इस रेंज के अंदर बेचो तो 70। थोड़ा सा समझ आया बात, नहीं समझ आई? अगर तुम 3 साल के अंदर अंदर बेचो तो ये रेट तुम्हारे लिए आधे हो जाएंगे, और अगर तुम 3 साल के बाद बेचो, चाहे चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल जब मर्जी बेचो, अगर तुम 3 साल के बाद बेचो तो ये रेट आधे कम नहीं होंगे, ये रेट 75% कम हो जाएंगे। यानी 5 का आधा 2.5% है तो 5 का 75% अच्छा खासा बन जाएगा, वो सारा का सारा माफ हो जाएगा। तो ये फर्क है इन दोनों लाइनों में। बहरहाल अगर आई के अपने कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन दी तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। थ्योरी की हद तक हमारी डिस्कशन पूरी हो गई है। नंबर 1, 3 लोगों को क्या बेनिफिट है? डाइड, वॉर बाउंडेड और एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सनल, 4 हो गए। 4 को क्या बेनिफिट है? लेकिन शायद पहले लॉ में क्या लिखा हुआ था, इस तरह मैं बोल देता हूं। अब शायद पुराने लॉ में क्या लिखा हुआ था कि इन लोगों को 3 साल के अंदर बेचें तो आधा माफ, और 3 साल के बाद बेचें तो 75% माफ। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल आपको करवाता हूं, इसकी मिसाल करवाता हूं। ओपन प्लॉट sold after 4.5 years at a gain of, gain कैसे निकला होगा? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, एट अ गेन ऑफ ₹30 मिलियन। गेन आया 30 मिलियन का। जरा सोच के बताएं कैलकुलेटर पकड़ के कि 30 मिलियन पर माफ कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा, 30 मिलियन पर टैक्स कितना देना है। जरा ट्राई करें, हिम्मत करें। ओपन प्लॉट है, कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर, जल्दी 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 चलें, मोबाइल हाथ में कर लें, अभी इतना कैलकुलेटर यूज नहीं होना अभी फिलहाल, चलें जो भी है गुजारा चलाएं, जल्दी बताएं। 30 सही टैक्स निकालना है, कितना गेन है? 30। कितने साल बाद बेचा? 3 साल के अंदर या 3 साल के बाद? क्या बेचा, ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी? कितना टैक्स माफ होगा ये पूछ रहा हूं, नहीं कितना टैक्स देना है ये पूछ रहा हूं। यार क्या हो गया, जितना टैक्स निकलेगा उसका 75% माफ कर दीजिएगा यार, हद हो गई। करें, निकालें, क्या निकालने लगे हैं? टैक्स। इनकम बताएं, गेन 30, उसमें क्या निकालने लगे हैं? टैक्स। 30 पे टैक्स बनता कितना है, और 30 पे टैक्स बनता कितना है? और यार 75% टैक्स नहीं बन रहा ना, 75% माफ होने हैं। 30 पे टैक्स बन कितना रहा है? चलें आप लोग फिर लंबे चक्कर से चलें, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, शॉर्टकट नहीं समझना चाह रहे, छोड़ें। 30 × 5% आसान तरीका 1.5
1.5 1.5 आपका टैक्स बन रहा है, इसका कितने फीसद माफ कर दें? या तो इसका 25% लगा दें ताकि इधर टैक्स ही निकल आए, लेकिन वो फिर आपने कंफ्यूज हो जाना है। इसका 75% माफ कर दें। 1.5 में से क्या माइनस करूं? 1.5 का 75%। कितने लोगों ने यही किया था कैलकुलेटर पे, या कुछ भी किया था जवाब सही आया था? हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। वेल डन, जवाब बता दें। 37। अब बेनिफिट देखें बच्चों क्या है। बेनिफिट यह है कि अगर यह बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना होता तो इसका टैक्स कितना था? 1.5। अगर यह गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना होता तो इसका टैक्स कितना था? 1.5। 30 पर 1.5 मिलियन। लेकिन अब ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो इसका टैक्स कितना है? 1.5 या सिर्फ 0.375? कितना देना पड़ा? 25%। कितना माफ हो गया? नोट कर लो, सारी क्लासों में रख दें बस, ठीक है, बांटने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सवाल नहीं नोट किया हुआ? चलें पहले सवाल नोट कर लें। सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब 2-4 मिनट 5 मिनट क्विक रिवीजन करें इसकी, फिर आगे चलते हैं। आज हम 2 दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए और एक दफ़ा चैप्टर 1 के लिए। ये सोचे थे साथ साथ याद करने थे। ये किस चैप्टर के लिए था? चैप्टर 10 के लिए। अब किस चैप्टर के लिए? चैप्टर 1 के लिए। छोटा सा चैप्टर था। वो इनकम प्रॉपर्टी वाला चीज़ तो अभी तक लगा हुआ है यार। आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। हमने अल्लाह का शुक्र है पिछले कवर कर लिए हैं। हमारे पास 2 चैप्टर रह गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। पता है ना आपको, कैपिटल गेन और चैप्टर 1। और अल्लाह का शुक्र है हमारा तो कैपिटल गेन भी तैयार है। तो ये साथ वाले का मसला है, इसके 2 रहते हैं, मेरे पास चैप्टर 1 ही रहता है। और वो भी साथ वाले का मसला है जो आज पढ़ाया है। कल तो अल्लाह का शुक्र है मैंने वो भी याद कर लिया जो पढ़ाए थे। मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मैंने ये करने को कहा था।
अल्लाह का शुक्र है कई सालों से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। ऐसे क्लास के बाद आके कहते हैं मेरे से याद नहीं हो रहा, जैसे पता नहीं क्या आपको करवाया जा रहा है। सादा सादा सी बातें हैं, पढ़ें अच्छी तरह, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें और याद करें। ओके, बिजनेस का स्टॉक वगैरह और बिजनेस के ऐसे एसेट्स जो डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज होते हैं, इन एसेट्स को आपने कैपिटल एसेट्स नहीं कहना, क्योंकि ये बिजनेस के चैप्टर में जाएंगे। और घर में ज़ाती इस्तेमाल वाली मूवेबल चीज़ें, इनको भी आपने कैपिटल एसेट नहीं कहना। बहरहाल ये चंद एसेट हैं जिनका बेचना जो है वो कहाँ चला जाएगा, बोलें, कैपिटल एसेट। और ऐसे ही प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह को, या आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा है आपका, इसको हमने कह दिया था कैटेगरी 1, और पेंटिंग वगैरह को कह दिया था कैटेगरी 2। तो इनके बेचने पे, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने पे गेन आ जाए तो इनकम है, लॉस आ जाए तो एक्सपेंस है। लेकिन इनके बेचने पे गेन आ जाए तो इनकम है, लॉस आ जाए तो एक्सपेंस नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि खर्चे वगैरह सेक्शन 37 में माइनस करने की इजाज़त है। ये देखिए हमने कमीशन माइनस किया था, किसी को याद ना आ रहा हो तो ये देखें ना, 120 में से माइनस ही हुआ था ना 45 और 2, कमीशन और खर्चे वगैरह, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह, इनकम टैक्स के अलावा। गवर्नमेंट टैक्स, इनकम टैक्स तो खुद कैलकुलेट करना होता है ना हमने, तो खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाज़त है, यहाँ कोई मसला ही नहीं। और यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि नोशनल एक्सपेंस माइनस करें, तो यहाँ जेन्युइन खर्चे जो आपके बन रहे हैं उनको माइनस करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो खर्चे बुरे नेचर के हैं, बिजनेस में लिखे हुए या किसी और हेड के खर्चे हैं, वो जाहिर बात है यहाँ माइनस नहीं करने। और प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट अगर आप बेच दें तो उसका बेचना जाएगा सेपरेट ब्लॉक में। लॉसेस वगैरह हमने पढ़े थे कि ज्वेलरी वगैरह पे लॉस माइनस नहीं हो सकता, बाकी प्राइवेट कंपनी वालों पे लॉस माइनस हो सकता है, कोई मसला नहीं। 37A में हमने पढ़ा था कि प्रेस्क्राइब रेट्स हैं, स्काई ब्लू में लिखा हुआ, यानी अलग रेट हैं, गेन इनका इसी तरह निकलते हैं। और सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत लंबी है, उसी डेफिनेशन में कहीं एक दो डेफिनेशन हमें और मजबूरी में याद करनी पड़ी थी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और डेट सिक्योरिटीज। और फिर हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी में अगर लॉस आ जाए तो किसी और सिक्योरिटी के गेन में से माइनस कर लें, लेकिन अगर फिर भी माइनस ना हो सके इसको अगले 3 साल माइनस कर लें। लेकिन ये बात मैंने सेक्शन 37 में कहीं नहीं की आपसे। सेक्शन 37 में भी तो हो सकता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे, गेन आ गया, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे और ये लॉस बच गया। इस लॉस को हमने किसी और चैप्टर में पढ़ना है, गालिबन पता नहीं हमारी किताब का कौन सा चैप्टर है, 11 है या 13 है, जो भी है वो लॉसेस का चैप्टर है, वो कैपिटल गेन के 37 के लॉसेस को अलग डिस्कस करेगा, इसलिए वो लॉसेस की डिस्कशन मैंने आपसे नहीं की। तो लॉसेस की डिस्कशन सिर्फ किस तक की है हमने, सिर्फ सिक्योरिटीज तक। हाँ, सिक्योरिटीज में एक और मजे की बात पड़ी थी कि सिक्योरिटीज में क्या माइनस करने की इजाजत है, नोशनल एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 0.5% ऑफ सेल प्राइस प्लस परचेज प्राइस, ये सिक्योरिटीज के अंदर आप माइनस करेंगे। और दो चीजें हमने सिक्योरिटी से बाहर निकाल दी थी, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज या एनसीसीपीएल से रूट नहीं हुए, और ऐसे शेयर जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले हैं। लेकिन ऐसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले शेयर जिनमें आप एनसीसीपीएल को बता दें और टैक्स भी जमा करवा दें, उनको फिर इधर ही 37A में डाल दें, वरना इसको और इसको सेक्शन 37 में डालें। ये तो फिर आगे 2-3 चीजें पढ़ी थी। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम पढ़ा था, किन एसेट्स पे लगता है किन पे नहीं लगता। परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश कोई कह रहा था रिवाइज करा दें, भाई इसमें कैसी बात है, तो सादा सी बात है। अगर मोबाइल छोड़े ना, तो हाइट मोबाइल से इधर देखें, क्लास इधर हो रही है, समझ नहीं आती बातों की, सीधी सी बात है, नहीं इस्तेमाल करना तो नहीं करना। 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदें तो जितनी पेमेंट भी कैश में की तो 2 सजाएं मिलेंगी। पहली सजा, वो अमाउंट कॉस्ट में शामिल, और दूसरी जितनी कैश पेमेंट की है उसका कितने % आपको जुर्माना देना पड़ेगा, 5%। और ये फिर आखिरी क्लास में पढ़ा था, इसमें ना रिपेट्रिएबल का लफ्ज भी है, ये आपके स्कोप में नहीं है असल में, ये सीए फाइनल टाइप चीज है,
तो शेयर्स को रिपेट्रिएबल समझ लें, कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज नहीं है ये रिपेट्रिएबल। अच्छा, भाई वो एंड पे सफ़े पड़े हैं यार, क्लास में ज़रा बांट दें। हाइब्रिड प्लीज़ थोड़ी खुद एफर्ट कर लें कोई उठ के। बॉयज़ हाइब्रिड में पहुंच गए सब तक, सफ़ा हाथ खड़ा कर दें जिनको मिल गया। ठीक है, बाकी लोग बता दें, नहीं मिला भेज दें। भाई अब्दुल्ला को भी मैसेज कर दें कि जो आज पेज क्लास में बांटा है ये फिजिकल से ऑनलाइन के ग्रुप में भी सेंड कर दें। सेक्शन 37 की एग्जांपल्स क्या हैं? बोलें डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ या एससी, कहीं ना पहुंचे हो हाथ खड़ा करें, या एससी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज या एनसीसीपीएल से रूट नहीं किए, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले शेयर्स, और डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग वगैरह, ये सारा डन। ये क्या है सेक्शन 37 की? जो चीज सेक्शन 37A में गिर जाती है तो उसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं या नोशनल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, सच एज कमीशन, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह, वो माइनस करने की इजाजत है। वो छोड़ दें, अभी रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझे। तो सेक्शन 37 में खर्चे बोलें क्या हैं, जल्दी बताएं। सेक्शन 37 में खर्चे माइनस करने की नॉर्मल खर्चे, हाँ बिजनेस वगैरह के बुरे खर्चे और जो बाकी हेड के खर्चे हैं वो जारी बात है माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ तो थोड़ी सी बात ही हो सकती है, पूरा चैप्टर तो नहीं आ सकता यहाँ पे। लेकिन सेक्शन 37A में क्या आती हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आते हैं? शेयर्स ऑफ, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एंड सो ऑन। और ऐसे शेयर्स जो आपने बेचे तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, लेकिन बाद में एनसीसीपीएल को डिटेल जमा करवा दी, तो इनका बेचना भी कहां फॉल करेगा? सिक्योरिटीज में, 37A में। जब 37A में गिर गया तो खर्चे कौन से माइनस होंगे? एक्चुअल या नोशनल? नोशनल। सिक्योरिटी का लॉस आप माइनस कर सकते हैं किसमें से? सिक्योरिटी के गेन में से। सिक्योरिटी का लॉस आप माइनस कर सकते हैं किसमें से? सिक्योरिटी के गेन में से। लेकिन अगर बोलें लॉस माइनस ना हो सके तो क्या करेंगे? अगले 3 साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो यहां पे पड़ा था। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट। खर्चे, या यहां भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है, कहीं लिखा नहीं हुआ लॉ में, लेकिन कुछ बातें ऑब्वियस होती हैं। यहां भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है। प्लॉट वगैरह बेचने के लिए आपने कोई कमीशन वगैरह किसी को पे किया तो ये अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है। लॉस, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉस है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे आपको समझने के लिए मिसाल दूं, ये सिक्योरिटीज वाली, कि आपने एक प्लॉट बेचा गेन आया और दूसरा प्लॉट बेचा लॉस आया। एक प्लॉट बेचा गेन आया, दूसरा प्लॉट बेचा, तो लॉ खामोश है इस बारे में। इसलिए कुछ लोगों की राय है कि ये माइनस करने की, प्लॉट को प्लॉट से या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से या फ्लैट से आपस में करने की इजाजत है। कुछ लोगों की राय है ये आपस में माइनस किए जा सकते हैं।
लेकिन ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड अगर करना होता तो लॉ मेकर इसको खुद बताता। बहरहाल ये राय है, इसलिए पेपर में कोई टेस्ट होने का ये चांस भी नहीं है। तो लॉस डिस्कस्ड इन लॉ, नॉट डिस्कस्ड इन लॉ, बट इट कैन बी एडजस्टेड इन, बट राय है कि करंट ईयर में एडजस्ट कर लो, बट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। 7E में कुछ चीजें एक्सक्लूड हुई हैं और कुछ चीजें इंक्लूड हुई हैं। ये अप्लाई करता है सिर्फ रेजिडेंट पर्सन्स पे या नॉन रेजिडेंट पे? रेजिडेंट पर्सन्स। तो बस मेन बात यही है कि सिर्फ यहां पे क्या माइनस करने की इजाजत है? नोशनल एक्सपेंस। और इसी का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा? 3 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। पेज 84 पे आ जाए, इनकम फ्रॉम सैलरी। किताब के अगर 2 हिस्से कर लिए हैं कुछ लोगों ने, तो बस दोनों हिस्से लाते रहिएगा फिर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी, अ बिट लेंथी चैप्टर बट वेरी इजी। एम्प्लॉय, न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा टेस्ट होता है ये। एम्प्लॉय, जो बंदा नौकरी कर रहा होगा, ही विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय, मोबाइल यूज करते हुए। मीन्स एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। कोई बंदा भी नौकरी कर रहा है तो ही इज कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर, ये वो बंदा होगा जो इंगेज करेगा एम्प्लॉय को, और इंगेज करने के बाद रिम्यूनरेट करेगा, यानी पैसे देगा। तो पहले उससे इंगेज करेगा, नौकरी पे रखेगा, नौकरी पे रखने के बाद उसको क्या देगा? पैसे देगा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या शामिल है? एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टरशिप शामिल है और अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ। असल में डायरेक्टर्स तो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, इन्हें एम्प्लॉय डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो ये फिर एम्प्लॉय बन जाएंगे। डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस, ऑफिस से मुराद एनी अदर पोस्ट, एनी अदर पोस्ट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, या कोई भी पोस्ट जिसमें आप कंपनी की मैनेजमेंट देख रहे हो, तो यू विल बी कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय। एक ऐसी पोजीशन आपको इदारे में मिल जाए which gives the employee a fixed remuneration or ascertainable remuneration। ऐसी पोजीशन आपको इदारे में मिल जाए जो आपको फिक्स रिम्यूनरेशन दे या आपको क्या दे? एसर्टेनेबल रिम्यूनरेशन। एसर्टेनेबल रिम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। अगर आप सेल करेंगे, इधर देखें, अगर आप सेल करेंगे तो सेल का 1% या 2% आपको कमीशन मिलेगा। तो ये आमतौर पे किस स्टाफ को कहा जाता है? सेल्स स्टाफ को। सेल्स स्टाफ को क्या मिलता है? कमीशन ऑन। ज्यादा सेल ज्यादा कमीशन, कम सेल कम कमीशन। अगर सेल ज्यादा होगी तो सेल का 1% ज्यादा होगा, सेल कम होगी तो सेल का 1% कम होगा। तो ये रिम्यूनरेशन फिक्स्ड है या एस्टेनेबल है? मालूमेबल है या मालूम्ड है? मालूमेबल है, एस्टेनेबल। उनको फिक्स नहीं पता होता, लेकिन जब साल का एंड आता है तब उनको पता चल जाता है कि हमारे कितने पैसे बने। होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, एमएनएज और एमपीएज। एमएनए और एमपीएज यहां कवर हो जाएंगे।
इनको भी इनके काम की नौकरी की तनख्वाह मिलती है, तो ये हुकूमत के एम्प्लॉय समझे जाते हैं। हाँ जी, नहीं, डायरेक्टर आमतौर पे मैं बता रहा हूँ कंपनीज के ओनर होते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स जो कि 7-8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको फिर एम्प्लॉय डायरेक्टर्स कहा जाता है, तो उनको फिर तनख्वाह भी मिलती है उनके काम की, वरना आम डायरेक्टर्स को तो तनख्वाह नहीं मिलती उनके काम की हर महीने। बाकी हमारी लॉ में अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। कॉलेज वाले किसी को जनरेटर सही करने के लिए बुलाएं 2 घंटे के लिए, तो क्या ये मास्टर सर्वेंट रिलेशन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो मास्टर सर्वेंट, बल्कि उसका शायद कारोबार है जनरेटर सही करने का, वो जगह जगह लोगों के जनरेटर जाके सही करता है। तो कॉलेज वाले उसको सैलरी देंगे या सिर्फ 2 घंटे के पैसे देंगे? क्यों, यहां पे कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा? लेकिन अगर जनरेटर ज़्यादा ख़राब होने लग जाए या बिजली की चीज़ें पुरानी हो जाएं तो हम एक इलेक्ट्रीशियन हायर कर लें जो 8 से लेकर 4 बजे तक कॉलेज ही बैठा रहे और जहाँ पे जो चीज़ ख़राब हो उसको जाके सही करे, तो फिर जो उसको महीने के एंड पे पैसे देंगे वो सैलरी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करे। तो आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि सैलरी के चैप्टर का स्कोप क्या है, कब सैलरी का चैप्टर लगा करेगा। सिमिलरली कॉलेज वालों के लिए एक हैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स, ये वो हैं जो आके मुसलसल पढ़ाएंगे पूरा दिन, और एक हैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर जो अपनी जॉब कहीं करते हैं, सुबह के टाइम कोई घंटा डेढ़ दे देते हैं। तो ये शायद जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन पे उस तरह डिपेंडेंट नहीं है, ये नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इनको टाइम बताए, बल्कि ये कोशिश करके अपना टाइम बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को सूट ना करे तो ये कहेंगे भाई ठीक है छोड़ो आप, हमने नहीं पढ़ाना। लेकिन जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे अपना टाइम उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा, इन आउट और वो सारा चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए शायद जो परमानेंट पढ़ा रहे होते हैं कॉलेजेस में वो एम्प्लॉय हैं, लेकिन दूसरों को शायद एम्प्लॉय नहीं कहा जाता। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन हु इज यूजिंग द सर्विस एंड द पर्सन हु इज रेंडरिंग द। जनरेटर सही कर रहा है तो यूज कौन कर रहा है सर्विस? ये डब्बे वाला याद नहीं करना, किसी डब्बे वाली कोई बात याद करनी होगी तो वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये लॉ का हिस्सा है, बस इसको पढ़ लेना है आपने, ये समझने के लिए। सेक्शन हमारा ये था, सेक्शन 2 चल रहा था। तो it's important that master servant relation exists between the person who is using this service and the person who is rendering the service. If it does not exist, अगर ये master servant relation exist नहीं करता, it will not be treated as an, फिर ये employment नहीं है, rather it will be considered as an independent service. वो बंदा independent है जो जनरेटर सही करने आया है या हमारे पे डिपेंडेंट है? वो तो इतना आपको पता है, तरसाता है कि सुबह 8 बजे का कह के रात को जो है वो आ रहा होता है 8 बजे, कहते यार मेरे पास टाइम नहीं होता, इधर काम पकड़ लिया था मैंने, और हमारा एम्प्लॉय अगर ऐसे करे, तो एक भाई ने उधर से इशारा किया। तो जो बंदा इंडिपेंडेंटली सर्विसेज मुझे आके दे रहा है, ऑब्वियसली वो मेरा एम्प्लॉय, और जो बंदा मेरा नौकर है वो मेरा एम्प्लॉय है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलेज and permanent faculty members is an employment relationship, while the relationship between the Christian college and visiting faculty member is not an visiting होता है, वो विजिट करते हुए आज कॉलेज में आ गया, घंटा पढ़ा दिया, फिर अपने काम पे चला गया। The remuneration paid to permanent faculty member is fixed irrespective of number of lectures. कई दफ़ा वेरी भी कर जाती है, कोई ज़रूरी नहीं फिक्स ही हो। While the remuneration paid to visiting faculty member varies with the number of lectures taught by him. Example 2.
अब जैसे परमानेंट, अगर स्कूलों में परमानेंट टीचर हों तो उनको गर्मियों की छुट्टियों में भी तनख्वाह मिल रही होती है, लेकिन जो विजिटिंग टीचर हों उनको फिर जितना पढ़ाएंगे बस उतनी तनख्वाह मिलेगी, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। एग्जाम्पल 2, बस छोड़ें, इट्स इनफ, कोई एक ही एग्जाम्पल काफी थी। अच्छा, अब भाई इस सवाल का आपने जवाब देना है। ये है 2023 और ये है 2024। इस साल एक बंदे ने 12 महीने काम किया, इस साल भी एक बंदे ने 12 महीने काम किया। अच्छा, एम्प्लॉयर ने इसको 8 महीने का 8 लाख दिया और 4 महीने के पैसे नहीं दिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कहा यार माजरत मेरे को मसले मसाइल चल रहे हैं, ये 4 लाख की पेमेंट आप ड्यू कर लो, अगले साल इंशाल्लाह आपको दे देंगे। अगले साल एम्प्लॉयर ने 12 लाख भी दिया अगले साल का, इस साल का, और जो पुराना 4 लाख रहता था, फर्ज कर लिए 1 महीने की तनख्वाह 1 लाख है, पुराना 4 लाख रहता था वो भी दिया, टोटल कितना हो गया? 16 लाख। अब सवाल यह है कि व्हाट विल बी माय इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या मैंने एक्रूअल अकाउंटिंग लगानी है या मैंने कैश अकाउंटिंग लगानी है? तो दिस, यार आप लोग पढ़ा लें, लॉ में अगर लॉजिक लगानी होती तो फिर ये लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो लॉजिक समझ आती है वो लगा दीजिएगा पेपर में, ये कोई अकाउंटिंग की क्लास है? फेंको इसको, अभी तक समझ नहीं पा रहे चीजों को, दे दो ना, अब लेके जा रहे हो। तो आपसे मैं पूछ नहीं रहा, मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि दिस इज अ क्वेश्चन, आप आंसर कर रहे हैं कि ये एक सवाल उठता है, तो जवाब मैं बताता हूं, तो मुझे खुद नहीं पता, मैं भी पढ़ के देख लेता हूं क्या है। रिसीव्ड, जो मिली है वो सैलरी है, बस बात खत्म। तो हम भी इंसान है, कभी मुंह से कुछ निकल ही जाते हैं, पकड़ लेते हैं हमारी बात, हमें क्या पता सवाल पूछ रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, अब फर्क कैसे पता चलेगा सवाल पूछने और उठाने में? बहरहाल मैंने सवाल उठाया था, मैंने पूछा नहीं था आपसे। चलें जी, नोट करें, ये 2 लफ्ज अपनी जिंदगी में अलग अलग रखें, सवाल पूछना, सवाल उठाना, इनमें फर्क है। अब घर जाके भी अम्मी ये तो सवाल उठाया है मैंने, ये पूछा तो नहीं कि इसका नहीं, 12 लाख 12 लाख, यहां पे 8 होगा और यहां पर एक्रूअल अकाउंटिंग लगनी है या कैश अकाउंटिंग लगनी है? कैश अकाउंटिंग लगनी है। कल नोट करना है? अच्छा, आज ही करना है, ठीक। ये क्लास के एंड पे टाइम मिल जाएगा नोट करने का? होम ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं, किसी ऑनलाइन वाले के साथ शाम को बैठ के लेक्चर दोबारा ले लिया करो अगर दिल चाहे तो, वैसे ही कह रहा हूं। तो सैलरी के चैप्टर में भाई ये हुआ करेगा, अगर हमारे साल पुराने साल की सैलरी मिली तो वो जितनी भी मिली फिर इस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, आने वाले दिनों में ना हम इसमें एक रिलैक्सेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना एक मसला आता है टैक्स पेयर के लिए, वो मसला हाथ खड़ा करके बता दें क्या आता है जी? हाँ, एक्सेलेंट, अगले साल रेट हाई लग जाएगा, अगले साल रेट हाई लग जाएगा, क्योंकि 16 लाख किसी हाई सीरियल में गिरेगा, तो फिर उसको आने वाले दिनों में हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या होगी शायद आपको पता चल गई है, मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? वो ऑप्शन शायद एक उसको देंगे हम, लेकिन वो ऑप्शन अभी मैं नहीं दे रहा। अभी जनरल रूल बताएं, इनकम फ्रॉम सैलरी में जनरल रूल बताएं, कौन सी अकाउंटिंग लगनी है, एक्रूअल या रिसीव्ड?
सैलरी इज टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड। सैलरी पे टैक्स लगेगा। प्लीज जनरल रूल का लफ्ज लिख लें, क्योंकि जनरल रूल से किसी दिन हटेंगे भी। जब टैक्स पेयर चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, शोर मचा रहा होगा, सड़क पे आ रहा होगा। मुज़ाकरात हाइब्रिड में सेकंड रो में बहुत तेजी से चल रहे हैं। सैलरी सेक्शन 12, एनी सैलरी received by an employee shall be chargeable under the head। received वाली या रिसीवेबल वाली भी? रिसीवेबल वाली भी तो थी। इधर 8 लाख रिसीव हुई थी, लेकिन काम 12 महीने का किया था, तो रिसीवेबल कितनी थी? लेकिन वो रिसीवेबल को हमने कब टैक्स लगाया? अगले साल। अदर देन एग्जेम्प्ट सैलरी का क्या मतलब है? हाँ, अगर कोई सैलरी खुद ही माफ हम कर दें वो और बात है, अगर कोई सैलरी खुद ही माफ कर दें। अच्छा, एम्प्लॉय की डेफिनेशन जल्दी से याद करें। मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज्ड, और एम्प्लॉयर हु एंगेजेस। तो ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब के पास से गुजरते हुए यू विल एंगेज, और सिक्योरिटी गार्ड के पास से गुजरते हुए चलो छोड़ो, उन्होंने कहना नहीं मेरी तो अभी तक एंगेज मैं अच्छा जी, आगे पढ़ें जी। काफी है, 2 मिनट पड़े हैं अभी, 2 मिनट। ओ मैन, 2 minutes are left, guy. How can I play with the future of your kids? How I can pour water on the ख्वाब of your parents? Let's utilize these 2 minutes. अच्छा चलें, एक फिर डायग्राम नोट कर लें 1-2 मिनट में, ये फिर समझ अगली क्लास में लेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब इसने खुलना नहीं। सैलरी किधर है? ये दुआ करें ये लोड हो जाए। चलो ठीक है, बंद कर दो।